हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रंट ऑफ स्टडी क्लासेस 1 and 2। आई होप आप लोग अच्छा मस्त बिंदास होंगे, आप लोग बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछला लेक्चर में देखा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था, ठीक है। और ये जो रदरफोर्ड साहब थे, इनके जो एटॉमिक मॉडल था वो भी फेलियर हो गए थे, वो भी फेल हो गए थे। किसकी वजह से फेल हो गए थे? क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ आइटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो हमारा आइटम है वे किस प्रकार से स्टेबल हो गए, या तो वो स्टेबिलिटी हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड साहब। और जो दूसरा इनका जो फेलियर था, ही कांट एक्सप्लेन लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ आइटम। और जो दूसरा इनका फेलियर था, इन्होंने लार्ज स्पेक्ट्रम और जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेहतर तरीके से, ठीक है। कि किस प्रकार से आपका जब व्हाइट लाइट किसी गैस के से पास होता है, तब जो आपका कलर्स इमिट जो आपका कलर्स बनते हैं स्पेक्ट्रम पर, उसका कलर किस प्रकार से आता है या आपका गैप होता है, या आपका कौन सा कलर आपका दिखाई पड़ता है, ये इन्होंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके चलते जो रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। चलिए, तो इनके बाद आपका आते हैं नील्स बोर साहब, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं नील्स बोर साहब को। नील्स बोर और ये जो नील्स बोर साहब थे, इन्होंने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो इनका जो एटॉमिक मॉडल था, इसको इन्होंने कहा बोर्स एटॉमिक मॉडल का, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये जो बोर साहब थे, इन्होंने एटॉमिक मॉडल में क्या किया कि पहला जो इनका एटॉमिक मॉडल था, ये बोले कि जो आपका आइटम होता है, इस आइटम का एक सेंटर होता है और उस सेंटर को न्यूक्लियस कहा। और ये जो आपका न्यूक्लियस वाला जो बात है, ये ऑलरेडी रदरफोर्ड साहब ने कर दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या उसमें लगा दिया कि आइटम हैज ए सेंटर। आइटम का एक सेंटर होता और उस सेंटर को हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसे आपका रदरफोर्ड साहब ने नाम दिया था न्यूक्लियस, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसमें सेंटर वर्ड यूज किया कि जो न्यूक्लियस है वो आपका आइटम का सेंटर होता है, मतलब मिड पॉइंट एक तरह से होता है, ठीक है, बीच वाला होता है, बीच बिंदु होता है। और दूसरा जो इनका मॉडल था, ये था आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन revolves in a only fixed revolves in only fixed circular orbits electron revolves in only fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity। हालांकि फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड वेलोसिटी, हालांकि जो हमारा रदरफोर्ड साहब थे, इन्होंने ऑलरेडी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आइटम के ऑर्बिट में
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बतला था कि ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में होते हैं। इसमें जो आपका फिक्स्ड गार्ड है ये यूज किए थे आपका बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में। इनका जो एटॉमिक मॉडल था नील्स बोर्स का, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा, क्योंकि इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। कहने का मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहेगा और उसका वेलोसिटी भी है फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। क्लियर है? तीसरा जो इनका मॉडल था ये था आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है इसको देखो। तो जो आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है इसमें आपका जो कहें कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई के होता है, या कहें कि H/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स आपका इलेक्ट्रॉन revolves only in those circular orbits for which the angular momentum L is integral multiple of H/2 पाई। मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तब उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है H/2 पाई के। यहाँ पर आपका H है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, या इसको हम लोग इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए L जो आपका एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया आपका NH/2 पाई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझे। H हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, L हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, H आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और ये जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है H के वैल्यू होता है H बराबर होता है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। ये इसका वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। और n है जो आपका इंटीग्रल वैल्यू है, n जो भी आपका होगा इंटीग्रल वैल्यू होगा, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा n के वैल्यू। ठीक है, कहते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर आर। और n जो है n यहाँ पर डिनोट करता है आपको, n आपका नंबर ऑफ सेल, ये सेल नंबर का है आपका नंबर ऑफ सेल, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ
ऑर्बिट भी कहते हैं, एन जो हो गया, ठीक है। अगर हम लोग लेट्स सपोज ये हमारा आइटम है, ये हमारा आइटम है, ठीक है। और इस आइटम पे अलग अलग सेल है, 2 3 इस प्रकार से इसका सेल है ऐसा, या इसको कह सकते हैं ऑर्बिट ही होगा हमारा, क्लियर। तो अगर हम लोग n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 करने के लिए n बराबर 1 फर्स्ट सेल, n बराबर 1 मतलब फर्स्ट सेल। तो जो आपका फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल को हम लोग आपका ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये आपका सेल नंबर हो गया, ठीक है। और नेम ऑफ सेल, सेल कौन सा सेल है, नेम ऑफ सेल हो गया। तो अगर n बराबर 1, तो ये आपका n बराबर 1 हो गया, ये पहला सेल हो गया, ठीक। तो पहला सेल को हम लोग के बोलते हैं। अगर n बराबर 2 है तो जो आपका दूसरा सेल हो गया, तो दूसरा सेल को हम लोग एल बोलते हैं, एल सेल हो गया। n बराबर 3 हो गया आपका, तो आपका तीसरा सेल हो गया एल एम हो गया। अगर n बराबर 4 हो गया आपका, तब आपका जो सेल होगा इसको हम लोग एन सेल कहेंगे, क्लियर है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस ऑर्बिट के ऊपर हमेशा मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, पाथ में, क्लियर है। इस प्रकार से आपका होता है। तो अगर n बराबर हम फर्स्ट सेल की बात करें, इस सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं। अगर n बराबर आपका 2 है, दूसरा सेल को एल सेल बोलते हैं। अगर n बराबर 3 है तो तीसरा सेल को हम लोग एम सेल बोलते हैं। अगर n बराबर 4 है तो आपका चौथा सेल हो गया, चौथा सेल को हम लोग एन सेल कहते हैं, क्लियर है। इतना समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो n बराबर कितना पुट कर दें, 1 दे दें। अगर बोलेगा हमको कि n बराबर 1 की बात करें, n बराबर 1 इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, n बराबर 1 मतलब फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम। तो l बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 h अपॉन 2 पाई होगा, क्लियर। अगर n बराबर 2 देंगे, मतलब सेकंड सेल की बात करें, तो सेकंड सेल का आपका एंगुलर मोमेंटम l बराबर होगा 2, n की वैल्यू 2 दिए तो 2h अपॉन 2 पाई, अनुक्रिया आपका हो जाएगा h अपॉन पाई हो जाएगा सिंपली, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर n बराबर आपका यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका h अपॉन 2 पाई, इस प्रकार से n बराबर 2 तो 2h बाई 2 पाई, यहाँ से हो गया आपका h बाई पाई हो जाएगा, ठीक। अगर n बराबर 3 देंगे तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा l का वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इतना ही, ठीक। अगर n बराबर हम 4 देंगे, एंगुलर मोमेंटम आपका आ जाएगा 4h अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा, इलेक्ट्रॉन्स जब आपका ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, तब उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। कहने का मतलब 1 आपका हो रहा तो 1 इंटू h अपॉन 2 पाई हो रहा, 2 इंटू h अपॉन 2 पाई, 3 इंटू h अपॉन 2 पाई, 4 इंटू h अपॉन 2 पाई हो रहा है, ठीक है। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका जो नील्स बोर का है, क्या आपका कहता है कि while revolving the electrostatic revolving जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, while revolving then the electrostatic force between electron and nucleus provides
towards centripetal force, centripetal force। तो बता रहा कि जब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व किया जाता है, ठीक है, तब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वे आपका एक सेंट्रीपेटल फोर्स देता है, ठीक है। ओके, जैसे ये हमारा सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, ठीक है। इस ऑर्बिट के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, आपका रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है तो यहाँ पर लेट सपोज आपका न्यूक्लियस है, यहाँ आपका क्या होगा, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का कुछ दूरी होगा, इस डिस्टेंस को लेट सपोज आर मान देते हैं, आर वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वजह से आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स आपका अलोंग द न्यूक्लियस होता है, कि अलोंग द सेंटर होता है, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपका आउटसाइड द सेंटर कहते हैं, कि ठीक है, आपका अवे फ्रॉम सेंटर, आपका टुवर्ड्स टू सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा, वो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका Fc होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो कहने के मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके वजह से सेंटर पर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होता है। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि जो आपका Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। क्लियर है? ये होगा, ठीक है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका वैल्यू की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा आपका, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अगर हम लोग बात करें कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंटर पर आपका जो फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से लगेगा और इसके वेलोसिटी की वजह से। ये लेट सपोज ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है एट द वेलोसिटी v से वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस डिस्टेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ये जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, Fc बराबर हो जाएगा आपका mv/r कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, या तो mv/r या तो इसको कहिए mv²/r, भी कर सकते हैं कि mv²/r या तो mv/r। ये हो गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका। ये हो गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया ना। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था इनका, नील्स बोर साहब का, ये कहते हैं कि while revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit, an electron neither
gains energy nor loses energy। तो इनका ये जो पोस्टुलेट था, ये तो कहें कि इनका ये जो मॉडल था ये बहुत इफेक्टिव था, कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता, मूव करता, तो उसका ना ही एनर्जी बढ़ता है ना ही एनर्जी घटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका इनका है मॉडल था। हमेशा कांस्टेंट एनर्जी होता है उस ऑर्बिट का, समझे। तो अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे ये हमारा एटम हो गया, तो इस एटम के अलग अलग ऑर्बिट होंगे, अलग एलिमेंट का अलग अलग ऑर्बिट होगा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होगा। इसका एनर्जी अलग होगा, इसका एनर्जी अलग होगा, इसका एनर्जी अलग होगा। सभी सेल का, सभी ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन इस ऑर्बिट में जितने भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है उन सभी इलेक्ट्रॉनों का सेम एनर्जी होगा। इनका ये कहना था कि सभी इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी सेम होगा। क्यों एनर्जी सेम होगा? क्योंकि आपका सेम दूरी पर न्यूक्लियस है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो सभी का एनर्जी सेम होगा और वेलोसिटी भी इसका सेम होगा पार्टिकुलर ऑर्बिट में। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। देखिए इनका ये जो पोस्टुलेट था, ये जो इनका मॉडल था, इसको देख लेते हैं। कहने का मतलब कि जो आपका सेल एनर्जी है या ऑर्बिट एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहेगा। कह सकते हैं कि जो आपका सेल है तो ऑर्बिट एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट शुड बी सेम, ये आपका एक कांस्टेंट कर सकते हैं। ऑर्बिट या सेल एनर्जी जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेल एनर्जी, ऑर्बिट एनर्जी इसका कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर ऑर्बिट का, जब एक फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर इतना? अब ये जो सेल एनर्जी है, इस सेल एनर्जी का लेवल इनको इन्होंने बताया सेल एनर्जी लेवल्स कि अलग अलग एनर्जी लेवल जो होते हैं सेल का या ऑर्बिट का, उसका अलग अलग एनर्जी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर n बराबर 1 करने के मतलब आपका फर्स्ट सेल होगा, तो फर्स्ट सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? के सेल बोलते हैं। अगर आपका n बराबर 2 हो गया तो इसको हम लोग एल सेल कहते हैं। तो इसका अलग एनर्जी होगा, इसका आपका अलग अलग एनर्जी होगा। क्लियर है? समझे? जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट सेल हो गया, n बराबर 1 हो गया आपका सेकंड सेल। तो जैसे ही आपका सेल नंबर बढ़ेगा, जैसे ही आपका सेल नंबर बढ़ेगा, ध्यान सुनिए, जैसे ही आपका सेल नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, वैसे ही एनर्जी लेवल भी अप होगा। समझिए, नीचे से अप होगा। क्लियर? n बराबर 1 इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा, फिर इससे ज्यादा इसका होगा, फिर इससे ज्यादा आपका 3 वाला का होगा, फिर इससे ज्यादा आपका 4 वाला का होगा। ठीक है? तो एनर्जी लेवल जब आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ता है। m हो गया सेल, n सेल हो गया, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो आपका एनर्जी है ये आपका बढ़ेगा। आपका एनर्जी लेवल हो गया, तो एनर्जी लेवल आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपका इंक्रीज होगा एनर्जी लेवल जब आपका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। तो क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ आर। आर हो गया आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो चलिए हम लोग उसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं। वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो देखिए आपका जो फॉर्मूला था अभी हम लोग देखे कि Fe बराबर आपका होता है इलेक्ट्रो सॉरी जो आपका सेंटीमीटर फोर्स होता है वो आपका mv²/r होता है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग देखे थे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग देखे। एंगुलर मोमेंटम कितना था आपका एल बराबर आपका था ना mvr, आपका एंगुलर मोमेंटम था इतना बराबर आपका था NH/2π ये हम लोग देखे अभी, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू यहाँ से इससे हम लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखिए जो आपका mvr बराबर आपका होता है NH/2π होता है, क्लियर है। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू है r के, ठीक है, यहाँ से आपका r के वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट। इसको हम लोग r का वैल्यू लिख देते हैं r ns का देते हैं। ns का मतलब n सेल के लिए अलग अलग सेल के रेडियस आपका अलग अलग होगा। जैसे इसका बोले यहाँ आपका न्यूक्लियस है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा इसका अलग होगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इसका रेडियस आपका अलग होगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है इसका रेडियस आपका अलग होगा, ठीक है। ये आपका n बराबर 1 के लिए, ये आपका n बराबर 2 के लिए रेडियस होगा, ये n बराबर 3 के लिए रेडियस होगा, क्लियर है इतना। ठीक, इसीलिए इसको हम लिख देते हैं RN8 बराबर इसका वैल्यू आपका हो जाता है 0.529 इतना n²/z। z आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, किसी भी एटम का उसका एटॉमिक नंबर होता है z होता है। ये आपका इतना एंगस्ट्रॉम होता है, या अप्रोक्सीमेटली इसको लोग मान लेता है 29 को 3 कर देता है, जूम कर देता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि RN8 n सेल के लिए इक्वल हो जाएगा आपका 0.53 इतना n²/z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। अब इसका जो इतना जो वैल्यू आता है इसको डेराइव नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी डेरिवेशन होगा 12th में आपका फिजिक्स में पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी पढ़ना आपको। इसको डेराइव करने से कोई फायदा नहीं, वहाँ पर भी आपको डेराइव करके बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए घबराइए मत, आपको ये पूछेगा बेसिकली, वो डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो RNH बराबर हो गया आपका 0.53 n²/z। ये 1 के पावर 0 इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, ये आपका एंगस्ट्रॉम। और 1 याद रखिएगा आप लोग कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और एक आपका नैनोमीटर भी होता है, उसमें भी आपका रहता है। तो इसको भी बता देते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर आपका 10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 नैनोमीटर आपका 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और मीटर में अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा वैल्यू को, ठीक है। चलिए तब हम लोग एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट कर देते हैं कि ये जो आपका अप्लाई होगा जो नील्स बोर्स का जो रेडियस है निकालने का n सेल के लिए, ये आपका अप्लाई होगा फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, मतलब जिस आइटम का 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही अप्लाई होगा। इसमें आप नोट कर लेते हैं थोड़ा कि ये जो आपका कैलकुलेशन है, या तो कहें कि ये जो आपका पोस्टुलेट है
कह सकते हैं it is valid for only one electron species. ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ही वैलिड होगा, जो आपका Rn इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम जो आया है। क्लियर है? चलिए तब अगर आपका पूछे कि फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एंड सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट और सेकेंड सेल का रेडियस पूछा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तब देखिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। कहने का मतलब अगर जेड की बात करते हैं, जेड तो आपका 1 होगा। क्लियर? अब इस जो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन का हम लोग या आर एन के एच बराबर आपका 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, इतना एंगस्ट्रम होता है। तो जेड तो हमेशा 1 फिक्स रहेगा। अब एन बराबर 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेल की बात करें, तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 0.53 इंटू एन के वैल्यू कितना देंगे? 1 देंगे, तो 1 स्क्वायर अपन जेड का वैल्यू 1 रहेगा, इसको कर सकते हैं 0.53 इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगर एन बराबर 2 देते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, सेकेंड सेल की बात करें, एन बराबर 2, तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0.53 इंटू एन का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 1 रहेगा हमेशा, होगा आपका 0.53 इंटू 4, इतना आपका एंगस्ट्रम आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा आप लोग इतना? ठीक है। तो ये सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस के लिए होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि He की बात करें, He इसमें आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तब इसके लिए वैलिड नहीं होगा। इसको अगर हम लोग कहें कि He प्लस करने का मतलब किसी आइटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो जितना प्लस चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो He प्लस का मतलब हो गया किसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं जितने सेल का निकालना चाहें। क्लियर है? इसका लेकिन नहीं होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। जैसे अगर लिथियम की बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में। जब इसमें से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नहीं वैलिड है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Li प्लस, ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि Li प्लस 2 चार्ज। तो प्लस 2 चार्ज करने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया। इसका हम लोग Rn वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी, आप लोग को परेशानी हो रही होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे नए अभी जुड़े हैं, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपको दोस्त यार को भी बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, उसका क्या वैल्यू होता है? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये डायरेक्ट इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि इसका भी आपका कैलकुलेशन 12th में बोले कि 12th में आपका जो फिजिक्स है उसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें टोटल चीज आपको डिस्क्राइब मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको डेराइव मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट में बताते हैं कि आपका V NT वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n सेल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता 2.18 इंटू 10⁻⁶ इतना, क्योंकि आपका Z/n होता है, इतना मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ n सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n सेल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, फाइंड आउट करें, देखिए फाइंड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेल या थर्ड सेल, जितना भी सेल आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सेल या सेकंड ऑर्बिट का है, चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए जेड के वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसके लिए आपका Z बराबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और n बराबर 1 सेल की बात करें, ठीक है, n बराबर 1 इसमें डालिए, यहाँ से आपका हो जाएगा V1 बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶, Z बराबर आपका 1/1, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर है। अगर हम लोग n बराबर 2 की बात करें तो आपका जो V2 होगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, अब Z बराबर आपका 1/n का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा इस प्रकार से, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जाते जाते कुछ आप लोग को मोटिवेट करते हैं, थोड़ा गौर फरमाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं, मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं, और दुआएं हैं कि बचाने में लगी है। दिल लगा है गम छिपाने में सारे, दिल लगा है गम छिपाने में सारे, आंखें मेरी सब बताने में लगी है, ठीक है। आप लोग समझ गए हो कि क्या करना चाहते हैं। स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।